अग्रवाल आए हुए हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के आचार्य हैं। आज कमलेश कुमार जो हमारे शोधार्थी रहे हैं, उनके निर्देशक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। वो कुमार जी की मौखिकी आज संपन्न हुई, इसके लिए उन्हें बधाई। और इसी संबंध में बाह्य परीक्षकत्व के लिए सर आए हुए हैं और हमने इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हिंदी भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज़ादी के बाद से कई राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां आई हैं, लेकिन 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उस पर काफ़ी विमर्श हुए हैं। उसके संदर्भ में बहुत सारी बातें करते रहे हैं हम लोग और कई सारे सेमिनार का आयोजन होता रहा है। इसी संदर्भ में हम सर से भी उनकी बात जानना चाहेंगे और विशेष रूप से हिंदी भाषा के संदर्भ में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंचासीन अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं सर्वप्रथम उन्हें दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे आएँ और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जी जी अरे कितना हाथ पर लगे खुलता ना छूटका नहीं करना लॉन्ग समय अरे फोटो क्या निकाल का पढ़ा पाऊंगी अपने बार अब जवानी है कि माल्या पुष्पार्चन के लिए आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। चौथे सेमेस्टर की छात्रा अंजलि कुमारी से अनुरोध करता हूँ वे आएँ और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। अंजलि कुमारी। भाषा एकल व्याख्यान में सभी गुरुजनों और अतिथिगण और सहपाठियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस अवसर पर मैं प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपने दी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं मुख्य अतिथि का अभिनंदन करने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार रंजन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ देकर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन अग्रवाल जी का अभिनंदन करें। इधर देखिए
स्वागत गीत प्रस्तुत करना था। बहरहाल अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और स्वागत वक्तव्य के लिए अपने विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर भरत सिंह जी को आमंत्रित किए आए और अतिथि का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज की इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे मानविकी संकाय अध्यक्ष भी पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, बाहर से लखनऊ विश्वविद्यालय से चलकर पधारे हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध विद्वान डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, हमारे आचार्य प्रवर आचार्य सुनील जी, परम प्रकाश जी, राकेश रंजन जी, अम्बे जी, कक्ष में बैठे तमाम छात्र छात्राओं, मीडिया के लोग, आज वर्तमान सत्तासीन सरकार एक लंबे अरसे के बाद भारतीय परंपरा को ढोने के लिए अपनी नीति का निर्माण किया। अब तक हम दूसरी की नीति से चलते रहे, शिक्षा व्यवस्था को चलाते रहे, तो भारत की भारतीयता को बचाने के लिए, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को बचाने के लिए वर्तमान सत्तासीन प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक नीति का अनुपालन किया गया और उसमें आप जिस हिंदी के विद्यार्थी हैं या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन तमाम चीज़ों को केंद्र में रखकर जो जन जन तक शिक्षा का प्रचार हो और वह व्यक्ति भी पढ़ जाए जिसके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, यह सब प्रयास हमारे केंद्र सरकार का है। अभी नई शिक्षा नीति 2020 को कई राज्यों ने टोटो लागू कर दिया, कहीं किंचित परिवर्तन हुआ है, हमारे यहाँ भी यथावत लागू किया गया है। पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ, पढ़ाई शुरू हुई और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले जितनी नीतियां बनाई गई, चूंकि हम पराधीन थे तो हमको बार बार पराधीनता की बात आती है कि पराधीन सपने सुख नहीं, कि व्यंजनों से हम जीते रहे, अब हम स्वाधीन हो गए हैं। तो लेकिन इस स्वाधीनता में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें क्या मेरिट्स है, आप जो बच्चे हैं, कल भारत का भविष्य है, ये क्या दे सकेंगे, कहाँ जाएंगे, आपकी रोजगार की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं, किन क्षेत्रों में है। और हिंदी की पठनीयता, क्षेत्रीय बोलियों की पठनीयता क्यों अनिवार्य है? क्षेत्रीय बोलियों के बगैर हम हिंदी का विकास नहीं कर सकते। आप ले लीजिए, आदिकाल से उठाइए, पूरे आदिकाल को उठाइए, मध्यकाल को उठाइए, रीतिकाल के कुछ कवियों को भी उठाइए, तो इन तमाम लोगों ने आंचलिक बोलियों में अपने साहित्य को लिखकर प्रेम, सौहार्द, सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को कायम करने का काम हमारे आचार्यों ने किया है। हम अपने विद्वान मित्र, जिनसे लगभग 4 दशक तक मेरी मैत्री रही और मेरे मन में पीड़ा थी कि जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। मैं चलते चलते भी कम से कम अपने मित्र को इस मंच पर बुलाएं। 40 वर्षों का हम दोनों का संबंध है और उसी का निर्वहन करने के लिए और आप भावी पीढ़ी को कुछ ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए मैंने इनको यहाँ निमंत्रित किया। ब्याज तो कहीं और है और स्तुति हम यहाँ कर रहे हैं। ये ब्याज स्तुति अलंकार बनाकर इनको लाए हैं और चाहते हैं कि अपने ज्ञान वैदुष्य से ये आप लोगों को कुछ वैचारिक यात्रा कराएं। और आप लोग कभी कभी अखबारों में कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे बातें आ रही है
जिसमें विपक्ष की बातें आती हैं, लेकिन माँ को माँ रहने दिया जाए, पिता को पिता रहने दिया जाए, ये सारी संस्कृतियों का संवाहक ये शिक्षा नीति है। मैं विशेष उस पर प्रकाश नहीं डालूंगा, हम एकल व्याख्यान में अपने विद्वान वक्ता से सुनेंगे और आप लोग आप्यायित हों। और मैं बार बार तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और मैं इस भाव से वंदन करता हूं कि हमारे पूर्व के आचार्यों ने सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी की व्यंजना से आप तमाम लोगों की वंदना की थी। आज नहीं, आज के 600-700 वर्ष पहले, और वह अक्षुण्ण परंपरा आज भी है। हम आपका वंदन करके, अभिनंदन करके हिंदी विभाग अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। और यह व्याख्यान माला ज्ञान सरणी को आगे बढ़ाने का एक सब प्रयास है। चूंकि हमारे पास जो भी साधन है उसी साधन में हम कर पाएंगे। इन्हीं बिंदुओं के साथ तमाम लोगों का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय उनकी शख्सियत का विस्तार, अगर हम उनके एक बायोडेटा को देखें ध्यान से तो हमें इसका प्रमाण मिल जाएगा। तमाम पुरस्कार, तमाम सारे पाठ लेखन और अनेक पुस्तकों का संपादन, 50 से अधिक शोधार्थी उनके अंतर्गत शोध कर चुके हैं। तो आप निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे, खासतौर से इस विषय पर जिसमें मातृभाषा पर काफ़ी जोर दिया गया है और लगातार उस पर पाठ्य सामग्री सरकार के द्वारा निर्देशित की जा रही है, बनाई जा रही है। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं डॉक्टर पवन अग्रवाल सर को आमंत्रित करता हूँ अपने धन्यवाद भाई, प्रणाम। सभा कक्ष में उपस्थित और इस एकल व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर विनय कुमार जी, अधिष्ठाता कला संकाय, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार जी, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय प्रोफेसर भरत सिंह जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और जिनसे मेरा एक सखा भाव का संबंध है, वह प्रिय सुनील जी हमारे बीच में हैं, राकेश रंजन जी, राम जी और मेरे सामने बैठे हुए एमए या शोध के विभिन्न शोधार्थी। आज उपक्रम बन गया कि एक व्याख्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी भाषा पर दिया जाए। मुझे लगता था कि इसको आपको चौंकना चाहिए था जब मैंने विषय दिया, क्योंकि अगर आप 128 पन्ने की शिक्षा नीति इनमें से कितने लोगों ने पढ़ी है? मैं इस तरह से सवाल नहीं कर रहा हूँ, सवाल इस तरह है। अगर 128 पन्ने की शिक्षा नीति किसी ने पूरी पढ़ी होती तो इस विषय को देखकर जो है वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता। कारण इसके पीछे यह है कि इस 128 पेज की शिक्षा नीति में कहीं भी एक शब्द हिंदी संज्ञा नहीं है, कहीं एक शब्द इसका प्रयोग नहीं किया गया। और जब हम मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं तो विडंबना यह है कि मातृभाषा सबकी एक नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। लेकिन क्या वास्तव में सरकार की ये मंशा रही कि हिंदी की उपेक्षा की जाए? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। मैं अपनी बात शुरू करूं, यहां तक पहुंचूं उससे पहले मैं एक दो बातें या कहूं कि अपने व्याख्यान को दो भागों में बांट कर चलूं। पहले कुछ नई शिक्षा नीति की जो स्थापनाएं हैं उस पर बात कर ली जाए, उन नई शिक्षा नीति को देखकर जो मन में प्रश्न उपस्थित हुए उनकी बात कर ली जाए, और फिर खोजा जाए कि हिंदी भाषा के लिए ये शिक्षा नीति कितनी उपयोगी है। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग एक सार्थक दिशा की ओर चल सकेंगे। तो कितना विज्ञान है ये बता दीजिएगा। जितना नहीं आपकी जो समेकित संस्कृति है इससे हम लोग सब भली भांति परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में लगभग 1650 भाषाएं बोली जाती रही। सब पढ़ते रहे, कुछ चीज़ें आपकी पढ़ी हुई लेके आऊँ जिससे कि कम से कम मुझसे जुड़ तो सको।
1650 के आसपास भाषाएं प्रचलित रही हैं और हम सब जानते हैं कि संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाओं को जो है वर्तमान में 14 से लेकर 22 तक की जो स्थिति आई है 22 भाषाओं को जो है वह विशेष भाषाएं कहें या हम कहें राष्ट्रीय भाषाएं इसकी संज्ञा दी है। एक तो हमारे मन से ये निकल जाना चाहिए कि संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें। ये बात दूसरी है कि जिस समय संविधान सभा बैठी थी उस समय प्रश्न यही था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, लेकिन स्थितियां बदली। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्रता होने के बाद जो हमारे यहाँ भाषाई विवाद आपसी सौहार्द के नाम पर चल रहा था, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम सब जानते हैं, हम थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ, संविधान सभा बैठी थी उसमें 3 मत हमारे सामने थे या कहें 3 तरह के दल थे, जिसमें कि एक का मानना था कि अंग्रेजी को ही भारत की राष्ट्रभाषा रहना चाहिए, उसका स्वर कम था लेकिन एक विपक्ष था। दूसरा गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हिंदुस्तानी, जिसमें कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानकर जो तत्सम प्रधान और फारसी शब्दावली सबका को मिलाकर जो भाषा बनी हिंदुस्तानी, उसकी बात होनी चाहिए। और तीसरा दल जो है हिंदी का। लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो बंटवारा होने के बाद से स्थिति एकदम से बिल्कुल बदल गई। जो क्षेत्रीय अन्य भाषा भाषी थे, जिन लोगों ने हिंदी को केंद्र में रखकर भारत की इस पूरी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी, उन सबके मन में भी राजनीतिक उसे पूर्णतः जो है इसके पीछे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अधिक है और उस कारण से उन सबके मन में ये बात आई और सबने अपनी अपनी भाषाओं की चिंता प्रारंभ कर दी। और परिणाम ये हुआ उसका कि वह हिंदी जो कि राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के लिए संवैधानिक अधिकार पाना चाहती थी, उस हिंदी को राजभाषा के पद से संतोष करना पड़ा। मैं जानबूझ के कह रहा हूं। और साथ ही उसके साथ में 351 जैसी धारा भी लगाई गई उसके बाद भी कि वह समेकित भाषाओं को लेकर अपने संग में चलेगी। और यह भी आपको ध्यान करना पड़ेगा कि 14 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी का नाम ना होते हुए भी उसको जो है सहभाषा का दर्जा देकर साथ में जोड़ दिया गया। और हम सबको मालूम है कि पहले 15 वर्षों तक की सीमा रखी गई और 15 वर्षों के बाद फिर पुनः उस सीमा को जो है अतिक्रमण करा दिया गया कि जब तक कि सब लोग हिंदी स्वीकार नहीं कर लेते। और हमारे देश में तो त्रेता युग में जब रामचंद्र जी हुए थे, जो बड़े सत्यवादी माने जाते थे, और जब वे समुद्र पर पुल बनाने के लिए गए या समुद्र में सीता की खोज में गए, 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे समुद्र देवता से कि हे प्रभु रास्ता दे दीजिए, लेकिन समुद्र देवता नहीं पसीजे। लेकिन जहां बाण चढ़ा यानी कि भयभीन हुए न प्रिय, जब त्रेता में ये स्थिति थी तो कलयुग में तो फिर लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी हम लोग जान ही सकते हैं। तो ये स्थिति हमारे सामने आई। ये 22 जो भाषाएं आज वर्तमान में अष्टम सूची में दर्ज हैं। हमको ये भी मालूम है कि 24 साहित्य अकादमियां बनी हुई हैं और साथ ही साथ जो हम बार बार ये चीज प्रयोग करते हैं कि भारत माता जो है वह अलग अलग बोलती है, अलग अलग समझती है, लेकिन उसका स्वर जो है वह सब एक ही है, ये दिखाई पड़ता है। यह हमें इस बात का भी पूरी तरह से आभास है कि भाषा, समाज और संस्कृति, इन तीनों का भी में गहरा संबंध होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक समाज में कोई राजनीतिक परिवर्तन आएगा, संस्कृति जो है वह संक्रमण से गुजरेगी, तब भाषा भी अपनी समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपना कलेवर बदलेगी। और अगर जो भाषा इस कलेवर को बदलने में सक्षम नहीं होती तो वह आर्काइवल बनकर वह एक चलन से या लोगों के मन से अलग होती हुई चली जाएगी। लेकिन हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी हिंदी भाषा ने हर परिस्थिति में कदम ताल करते हुए
अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने का उपक्रम किया है। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी और जो उसकी रिपोर्ट 26 जून 2018 को आई, उसमें लगभग 122 भाषाओं को जो है जीवंत दिखाया गया था। और उसमें से जो इनके जो बोलने वालों की संख्या थी, इसमें करीब 22 भाषाएं जो थीं जो दर्ज हैं, 29 भाषाएं ऐसी थी जिनकी संख्या 10 लाख से ऊपर बोलने वालों की थी, बाकी सब 10,000 से कम बोलने वालों की थी। और जो यूनेस्को की जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि 197 भाषाएं जो है भारत की लुप्तप्राय हो रही है। तो भाषाओं का लुप्तप्राय होना एक संस्कृति का विनष्ट हो जाना भी है। मैंने कहा ना कि भाषा और संस्कृति इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है, और अगर एक भाषा लुप्त होती है तो उसके साथ साथ पूरी एक संस्कृति, पूरा एक समाज जो है वह हमारा लुप्त होता हुआ चला जाता है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी भाषा का निर्माण जो है वह किसी समाज या परंपरा, संस्कृति और मिथकों से होता है। और जब भाषा लुप्त होती है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई चली जाती हैं। जब 2020 में जो शिक्षा नीति हमारे सामने आई तो उस शिक्षा को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके जो मूल उद्देश्य जो हमको दिखाई पड़े, एक तो सामान्य रूप से देखने पर तो ज्ञात दो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि इसका जो आधार सिद्धांत था इस शिक्षा नीति का, आधार सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये था कि वह एक अच्छे इंसान का विकास करेगी, एक आधार सिद्धांत था। दूसरी ओर एक वह समावेशी बहुलतावादी समाज का बेहतर निर्माण करेगी। ये एक कह सकते हैं कि एक नैतिक पक्ष कहीं हमको जो है इस नई शिक्षा नीति का दिखाई पड़ता है। और दूसरी ओर अगर उसकी वस्तु पर, उसकी विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करें तो वहां पर हमको दिखाई पड़ेगा कि यह शिक्षा नीति न केवल शिक्षण व्यवस्था में जो गिरावट आ रही थी उस गिरावट को उभार कर उसको समाप्त करने का एक उपक्रम थी, वहीं दूसरी ओर जो बहुभाषा भाषी भारत की जो भाषा नीति थी उसको केंद्र में रखकर उन्होंने भाषा विभेद की समस्या को सुलझाने का भी प्रयास किया था। और हमको ये मालूम है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, समृद्ध शिक्षा पद्धति है, वह विश्व में एक अपनी मौलिकता लिए हुए है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज मैं जिस प्रदेश की भूमि में खड़ा हुआ हूं, आप जैसे विद्वानों के संसंग में हूं, वह उसमें से वह 3 विश्वविद्यालय जो अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, चाहे हम नालंदा की बात करें, चाहे हम तक्षशिला की बात करें, चाहे हम विक्रमशिला की बात करें, ये तीनों विश्वविद्यालय इसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। जिन्होंने तक्षशिला का आप कह सकते हैं कि वो उस पार पड़ता है, लेकिन एक उस समय के मगध उस समय केवल मगध राज्य में आता था। एक प्रश्न हो सकता है बच्चों के मन में आए, कहीं ना कहीं आता है कि तक्षशिला तो जो है लाहौर साइड में उस तरफ पड़ा, लेकिन वह मगध क्षेत्र जो है उस समय लगता था तो गिनती इसी में की जाती थी, उसकी इसी में की जाती थी। तो ऐसे विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थानों को जो संचालित करने वाला जो भारत है, लेकिन आज विडंबना ये है कि जो हम पहली पूरे विश्वविद्यालय रैंकिंग जो बनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, वहाँ के 200 और 300 में हमारी कोई संख्या नहीं दिखाई पड़ती। कोई तो इसके पीछे कारण होगा, हो सकता है कोई ऐतिहासिक कारण रहा हो, लेकिन मुझको कहीं कहीं देखने पर लगता है कि इसमें ऐतिहासिक से अधिक जो है वह राजनीतिक कारण जो है वह अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। क्योंकि जो वर्तमान का दौर है, इस दौर में जो एक संकल्पना चली है कि जो दिखता है वह बिकता है। जैसे कि आप लोग नेट की स्थिति आती है, नेट में जो आप देखें कि आपको ग्रेड ए ग्रेड होना है, बी ग्रेड होना है, A++ होना है। हमारे विश्वविद्यालय को A++ मिला, आपको भी गर्व होगा, हमको भी गर्व है। लेकिन मैंने कहा ना, जो दिखता है वह बिकता है, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वे कागजों पे दिखाएं या बैनर पर दिखाएं, यानी वास्तविकता नहीं। समस्या यहां पर है
कि जो वास्तविकता नहीं है उस भ्रम को भी जो है वास्तविक बना देना, और उस वास्तविकता के आधार पर ही निर्णय होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और वर्तमान की जो रैंकिंग पद्धति है उनमें ये बहुत बड़ा अंतर भी है। आज आपकी शिक्षा जो है वह नौकरी और रोजगार से सीधी जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। अगर आपको जिसमें रोजगार नहीं मिलेगा आप उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय पद्धति में कभी भी शिक्षा जो है रोजगार से जुड़ी हुई नहीं थी। वह एक व्यक्ति को मनुष्य बनाने की तमीज सिखाने वाली शिक्षा थी, से व्यवहारिक ज्ञान देने वाली शिक्षा थी। ये हम लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब पाश्चात्य आधिपत्य हुआ तो उस पर आधिपत्य में जो उन्होंने मानदंड अपने निर्धारित किए वह मानदंड उनके अनुकूल रहे, जिससे कि हम लोग कहीं पिछड़ते हुए चली गए। अगर आप इस नई शिक्षा नीति को गंभीरता से देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसमें 2-3 चीजें, मैंने आधार सिद्धांत की बात की, वस्तु की बात की, मैं तीसरी बात अब ये करने जा रहा हूं कि इसमें एक और तो इस बात पर जोर दिया गया है, क्योंकि एक लंबे समय से, लगभग हम जान रहे हैं कि वैसे तो 1991 से जब भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ था तब से लगातार सामाजिक परिवर्तन हर चीज में या हर क्षेत्र में आने प्रारंभ हो गए थे। समाज में नहीं, हर क्षेत्र में आने प्रारंभ हो गए थे। और 21वीं सदी के बाद तो फिर वह स्थितियां और तीव्रता के साथ जो है वह आगे बढ़ती ही चली गई। तो उस समय यह अपेक्षा हुई कि यह शिक्षा पद्धति जो अभी तक ब्लैक बोर्ड या पंडित जी की चुटिया के ज्ञान तक ही केवल सीमित थी, वह गूगल बाबा के हाथों में भी चली गई। लेकिन उस गूगल बाबा के हाथों में चले जाने के पश्चात भी क्या आप उस गूगल बाबा से मनचाही चीज निकालने में सक्षम है कि नहीं है? वहां पे तो अपार सामग्री बिखरी हुई है, लेकिन आप उसको कैसे निकालोगे? यानी कि समय के साथ बदलते परिवेश में, नए होते हुए औद्योगिक तकनीकी परिवर्तन में, उस बीच में लोगों को समाज से, लोगों को रोजगार से जोड़ने की जो समय की आवश्यकता है उसके अनुकूल शिक्षा का विकास किया जाए और उसके लिए समय अनुकूल नवाचारों को ग्रहण करने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई और इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का लक्ष्य रखा गया। दूसरी ओर भारत की जो समेकित संस्कृति थी, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाली जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, उसके विवाद को सुलझाकर भारत की ज्ञान परंपरा, संस्कृति और इतिहास को सुरक्षित रखने का उपक्रम, ये एक मूल अवधारणा लेकर इस शिक्षा नीति को जो है बनाया गया था। और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर हम ध्यान दें, खास करके जब हम भाषा वाले पक्ष पर बात करते हैं, मैं भी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भाषा की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि पूरे 128 पेज की शिक्षा नीति में हिंदी की कहीं चर्चा नहीं है ना। तो जब भाषा के पक्ष पर हम ध्यान देते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अध्याय 4 और अध्याय 22, 2 अध्याय ऐसे हैं जिसमें कि भाषाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। और इनमें से अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुनना चाहें तो एक 15-16 बिंदु है। मैं चाहता हूं कि अगर आप समय अपने पास है तो उनकी बात कर सकता हूं। जैसे कि पहला बिंदु सामने आता है, वह आता है कि बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। यानी बहुभाषिकता जब बात कर रहे हैं कि विभिन्न भाषाओं के माध्यम से ज्ञान का संचरण करना, ये एक पहला बिंदु सामने आता है। दूसरा आता है भारतीय भाषाओं के अध्ययन और भारतीय भाषाओं में अध्यापन पर बल देना। उनकी नीति पूर्णतः उचित है, लेकिन जब वे भारतीय भाषाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए, पहली है बहुभाषिकता की बात, दूसरी है भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन की बात। ये भारतीय भाषाओं के अध्ययन अध्यापन के लिए अगर हम इनमें पढ़ाना प्रारंभ करना चाहते हैं तो अभी हम थोड़े जल्दबाजी में हैं, क्योंकि जितनी हमको आधार सामग्री चाहिए वह आधार सामग्री हमारे पास अभी तैयार नहीं है। यहाँ पर आपको ये भी एक बार याद दिलाना चाहूँगा, जब ये नई शिक्षा नीति लागू करने की बात आई थी तो ये बात आई थी कि ये लगभग 10 साल में इसको जो है इम्प्लीमेंट धीरे धीरे किया जाएगा। लेकिन मालूम नहीं हमारे आकाओं को क्या हुआ, हमारे कुलपतियों को क्या हुआ।
हमारे शिक्षा मंत्रियों को क्या हुआ कि सबने एक संग झोंक दिया कि लगा कि शायद सब मैं अपना पहला नंबर बना लूं, और उस पहले नंबर बनने में परिणाम ये हुआ कि अवस्था आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं हम सेशन हमारे लेट हो रहे हैं, कहीं हमारे पास पाठ्यक्रम तो बन गया है लेकिन वह पढ़ाने के लिए आधार सामग्री हमारे पास उपलब्ध नहीं है। परीक्षाएं हो रही हैं लेकिन उनकी जो मूल्यांकन पद्धति है उसके बारे में अभी तक शिक्षक ही संदेह में है। बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी भी लोगों के समझ में मेजर और माइनर दोनों कहीं ना कहीं जो है खतरा बना हुआ है। लेकिन अगर जो शिक्षा नीति का वास्तविक उद्देश्य था, जो कि पहली क्लास से बच्चे के ग्रोइंग से लेकर वहां तक अगर 10 साल का समय लेते तो 10 साल में जो हमारे पास एक आधार तैयार होता हुआ आता तो शायद हमको उसको स्वीकारने में, हमें उसको ग्रहण करने में कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आती। लेकिन जब एकदम से थोपा गया, मजबूरी बस ही सही, हम लोग कर रहे हैं लेकिन अपने आप को बहुत अधिक सहज नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति भी एक सच्चाई है जो हम लोगों को समझनी होगी। तीसरा 5+3+3 के मॉड्यूल पर शिक्षा का माध्यम रखा गया। शिक्षक में 5, 3, 8, 3, 12 की बात कर रहा हूं, वो शिक्षा जब उस पर नहीं आया है ना। तो वहां पर घर की भाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर इस पर विचार किया गया। उन्होंने भाषा जब आप देखोगे, मैं अध्याय की बात कर रहा हूं, उसके अंदर ये आपको दिखाई पड़ेगा। और फिर उसके बाद भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा की वकालत की गई। अब भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा की वकालत करना निश्चित रूप से एक सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन ठीक मुझे फिर वही पुराना याद आता है, मेरे साथी जानते होंगे, जब हमारे यहाँ 1961 में तकनीक शब्दावली आयोग बना, तब तक जो है वर्किंग में आता, तब तक 1975 तक जब वर्किंग में आया तो उसकी स्थिति ये बनी हमारे सामने कि एक जो सामान्य शब्दावली पहले से ही चल रही थी, हमने उसको हमको अडॉप्ट करना पड़ा, उसको हमको ग्रहण करना पड़ा। और हमारी वह शब्दावली पूरी जो पढ़ाई शब्दावली 10 लाख शब्द बने पड़े हुए हैं, वे अभी भी जो शब्दकोशों में ही बंद है, वे व्यवहार में नहीं आ पाए। यहाँ पर भी उच्च शिक्षा की बात हुई। हालांकि मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने अगर ये सोचा तो उन्होंने से तीव्रता के साथ तैयारी करना भी प्रारंभ किया। और आपको मालूम होगा कि 2021-22 में AICT जो कि इंजीनियरिंग के लिए जो है अपना प्रावधान देती है, अनुशंसा करती है, उसने 10 राज्यों में के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भाषाओं में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना प्रारंभ किया है। जज्बा है, लेकिन अब फिर यहां पर कई प्रश्न और सामने आएंगे। या कह सकता हो कि मैं भयभीत हूं, हो सकता है कि आप भयभीत ना हो, मैं भयभीत हूं कि मान लीजिए हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में करके आ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अपने उन मापदंडों को, जो कि अहर्ताएं उसने निश्चित की है, उन अहर्ताओं में कितना परिवर्तन करेगी? चाहे वह परीक्षा लेने की बात हो, चाहे वह साक्षात्कार लेने की बात हो। और जब हम एक कोई केंद्रीय कार्यालय की बात करेंगे तो उस समय अलग अलग जगह से आए हुए लोगों को किस तरह से समायोजित किया जाएगा, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। लेकिन ये निश्चित है कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं में लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेंगे, तो शायद अगर हम रोजगार से न जोड़कर, अगर समाज सेवा से जोड़कर देखेंगे या स्वयं के उद्योग से जोड़कर देखेंगे, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अधिक प्रभावशाली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 5वीं चीज दिखाई पड़ती है कि उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश के लिए भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप में पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रमों को विकसित करना। 2 भाषाओं में ज्ञान की परंपरा चलती रही है और यह हम लोग मानकर चले हैं कि हम जितनी अधिक भाषाओं को स्वयं जान लेंगे, शायद उतनी हमारे लिए सामान्य जीवन जीने में आसानी होती है। और हर व्यक्ति को एक से अधिक भाषाएं जाननी ही चाहिए और जानता भी है। अगर हम मातृभाषा से लेकर और मुख्य भाषा तक की बात करें, उसमें ही व्यक्ति 1-2 भाषाओं को जान जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने द्विभाषी रूप को जो है विशेष महत्व दिया और द्विभाषी में ट्रांसलेशन की बात कहीं ना कहीं सामने आती है।
फिर मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने या कार्यक्रमों को द्विभाषिक रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित एवं बढ़ावा देना। देखिए, जब निजी संस्थान लिखे गए, निजी संस्थानों में एक हमारे सामने जो प्राइवेट कॉलेजेस जो आ रहे हैं उनका जो कल्चर दिखाई पड़ रहा है वो उसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। लेकिन सरकार ने ऐसी योजनाएं आपके सामने रखी, संगठन के साथ साथ लाई हुई है कि उसमें अगर आप स्वयं भी आगे बढ़कर इस तरह के उपक्रम करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट्स खोलते हैं, तो उस समय आपको रोजगार स्वयं भी मिलेगा और औरों को देने की भी संभावनाएं बनेगी। और मुख्य रूप से हम लोग आज भी देखते हैं कि जैसे मैं एक उदाहरण आप देके कह रहा हूं कि जैसे अभी भी हिंदी अधिकारियों की पोस्ट निकलती है, हम हिंदी के छात्र होते हुए भी हम उसमें कभी भी शिरकत नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी, जो उसकी अहर्ता है, उसकी अहर्ता कहती है कि या तो आपके बीए में साहित्य और अंग्रेजी, मतलब हिंदी साहित्य भी हो और अंग्रेजी भी हो, या एक हिंदी या अंग्रेजी बीए में हो तो एमए जो है दूसरी भाषा से हो। और ये विडंबना हमारी है कि हम एक ही भाषा को अपना अधिकार मानकर चल देते हैं, परिणामतः जो हमें औपचारिक जो हमें अवसर मिल रहे हैं उन अवसरों को हम खो बैठते हैं। तो इस द्विभाषिकता पर जोर देने से ये चीजें हमारे लिए कुछ अवसर नए उत्पन्न करते हुए सामने आएंगे। फिर इसके बाद सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इसकी बात की गई है, जिसमें कि अनुवाद पर ही मुख्य रूप से बल दिया गया है। लेकिन इसमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ जो हमारी अन्य विदेशी भाषाएं हैं उनको भी जोड़ा गया है। हालांकि उसमें वे फ्रेंच की बात करते हैं, जर्मन की बात करते हैं और चीनी को भी लिया है। लेकिन ये सब भाषाएं किस कारण से पढ़ाई जा रही हैं? वह केवल व्यावसायिक संबंध, क्योंकि इस वैश्वीकरण के युग में जो हमारी जो अर्थ या बाजार बीच में है, उस बाजार की जो मांग है उसके लिए इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन बनेंगे तो आपके लिए रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि जब इंस्टीट्यूट बनेगा वहाँ पर नए नौकरियाँ निकलेंगी और वहाँ से जब आप पढ़कर वहाँ से जाओगे तो वहाँ पर आपको जो भाषिक दिक्कतें अपने कार्य व्यापार के क्षेत्र में आती हैं, वहाँ पर उसकी गुंजाइश जो है कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। 8वीं अनुसूची में जो लिखित भाषाएं हैं उनसे जुड़े साहित्य, संस्कृति एवं कला को बढ़ावा देने के लिए अकादमी स्थापित करना। अब ये 22 भाषाएं, देखिए 24 अकादमी हमारे पास ऑलरेडी है और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है, विनम्रता से कह रहा हूँ इस बात को, बस विनम्रता से कह रहा हूँ, संकोच नहीं हो रहा है कि अकादमियों के पीछे या अपनी अपनी भाषा को 22वीं अनुसूची में दर्ज कराने के पीछे लोगों का अधिकांशतः मकसद अपनी भाषा की रक्षा करना कम है। उनका मूलतः मकसद रहा है कि अगर वह उस सूची में आ जाएगी, उसकी एक अलग अकादमी बन जाएगी, जो पुरस्कार योजनाएं निकलेंगी, जो अभिनंदन वंदन होंगे, हम उस भीड़ से हमारे पास फिर एक छोटा सेक्टर बन जाएगा। यानी कि हमें केवल उतने ही सेक्टर के लिए लड़ना है और हमें सामूहिक सेक्टर के लिए नहीं लड़ना है। भाई 100 में से एक आदमी को चुनना और 20 आदमी में अपनी चुनाव करना, ये बड़ा आसान तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर सरकार ने स्वयं ये कह दिया कि आप अकादमियां हम बनाएंगे सारी भाषाओं की, और भाई साहब जब अकादमियां बन जाएंगी तो लोग जो एक विद्वेष लेकर चल रहे हैं या अपनी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए कि मेरी भाषा को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए, भाषा अनुसूची में स्थान दिया जाए, तो उनका इस तरह का विवाद थोड़ा सा कम होगा। ये एक मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक रूप